द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं पद्मा शर्मा की लिखी कहानी मॉल। रह रहकर बच्चे का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कैसे वे दुपट्टे को पकड़कर उससे रुकने का आग्रह कर रहा था। उम्र ही क्या है उसकी, अभी वो 2.5 साल का ही तो है। इस उम्र में तो वैसे भी बच्चे माँ का सानिध्य चाहते हैं। तिस पर वो बीमार भी है। उसकी ममता बेबस हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि एक झटके में नौकरी छोड़ दे, पर पति को जब तक नौकरी नहीं मिलती उसकी मजबूरी है कि वो इस नौकरी को करती रहे। संध्या, रुको, मैं भी आ रही हूँ। अपना नाम सुनकर वह चौंक गई। उसने देखा बगल की शॉप पर काम करने वाली विनीता उसे रोक रही थी। वह शांत निर्विकार भाव से उसके पास आने का इंतजार करने लगी। विनीता ने मजाकिया लहजे में पूछा, कहाँ खो गई हो? क्या जीजाजी के माया जाल से अभी मुक्त नहीं हो पाई? नहीं, वो बात नहीं। पेटू की तबीयत खराब है, उसे तेज फीवर आ रहा है। वो आने नहीं दे रहा था। उसे रोता छोड़कर आई हूँ तो मन बेचैन हो रहा है। उसने रुंधे गले से कहा, तो छुट्टी ले लेती ना। मैं इस माह 3 छुट्टी ले चुकी हूँ। तुझे तो पता है हम लोगों को हर माह एक ही छुट्टी मिलती है। हाँ, ये तो है। और फिर हम लोगों को तो दोहरी भूमिका अदा करनी होती है। घर और बाहर 2 पार्टों में पिसना होता है। विनीता ने उदास होते हुए कहा। फिर कुछ रुककर बोली, जीजा जी को कोई नौकरी मिली? नहीं, वो छोटी मोटी नौकरी नहीं करना चाहते। अर्जुन MBA है, पर आजकल उसकी भी कोई बखत नहीं। टैलेंट की हर जगह दरकार है। वो दोनों लिफ्ट के पास आ गईं। वो दोनों अब तक मॉल में प्रवेश कर चुकी थीं। 2200 वर्ग फीट के दायरे में फैला बहुमंजिला मॉल उपभोक्ता को लुभाने के लिए बाजारवाद की नई नीति के आयाम प्रस्तुत कर रहा था। अंडरग्राउंड गैरेज था, जहां सैकड़ों गाड़ियों का मेला, तरह तरह के रंगीन 4 पहिया वाहन, अलग अलग कंपनी के, भांति भांति के मॉडल, 2 पहिया वाहनों के अलग पार्किंग गेट और अलग पार्किंग स्थान, मोहल्ले जैसी बसावट, ठाकुर मोहल्ला, ब्राह्मण मोहल्ला, बनिया मोहल्ला आदि आदि। साइकिल सवार की तो कोई बखत ही नहीं है। बड़े गेट से अंदर प्रवेश कर गाड़ी जब ढलान पर उतरती, बुकिंग ऑफिस के बाहर खड़ा चपरासी गाड़ियों में विराजे मालिक से 50 रुपये लेता और फिर एक पीली स्लिप थमा देता। इस प्रक्रिया में गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती। अब आदमी की लाइनें नहीं, गाड़ी की लाइनें लगी हैं। ठीक ही तो है। आजकल रैली भी तो आदमियों की जगह गाड़ियों की निकलती है। फर फुर करती जब गाड़ियां अपनी भरभराहट और हॉर्न के आवेग से स्पीड के साथ गतिमान होती हैं, तो अपने पीछे काला धुआं छोड़ जाती हैं। वातावरण में जैसे व्यक्ति के जाने के बाद पीछे छोटा पाप पुण्य। लंबी कतारों में कान फोड़ू हॉर्न का शोर दम घोट देता। मॉल की रंगीन दुनिया सबका मन मोह रही थी। लुभावने बोर्ड सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किसी हाट या कस्बाई मेले से कम नहीं थे, जहां एक ही स्थान पर कई वस्तुओं की विभिन्न वैरायटी उपलब्ध थी। पुरुष बाजार, लेडीज कॉर्नर, बाल विहार सब अलग अलग माले में बसे थे। चौथे माले पर टॉकीज और रेस्तरां थे। पुरुष के जूते, टाई, बेल्ट, जीन्स, टी शर्ट, सूट और स्वेटर की दुकानें, कई तरह के गेम्स, पेय पदार्थ और फास्ट फूड। दुकान के गेट पर शीशे का गेट, जिसमें से अंदर की खूबसूरती दिखाई दे रही थी। अंदर प्रवेश करते ही बला की रेडीमेड ठंडक चेहरे को तरोताज़ा कर देती। सौंदर्य की आभा बिखेरती युवतियाँ विभिन्न स्टॉल सहेजे हैं। हर जगह महिला की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। नए लोगों को काम पर रखने के पहले 5 दिन की ट्रेनिंग होती। भर्ती के विज्ञापन में सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व की डिमांड रखी थी और अविवाहित को प्राथमिकता दी जानी थी। संध्या पुरुष बाजार की एक शॉप में अटेंडर थी,
जहाँ रेडीमेड कपड़े बिकते थे। ट्रेनिंग में ग्राहकों को आकर्षित करने के गुर सिखाए गए। उनके मन में वस्तु के प्रति आकर्षण कैसे पैदा करना है, वस्तु को खरीदने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करना है, साथ ही यह भी कि ग्राहक को टच करने और उसके द्वारा टच किए जाने पर परहेज नहीं होना चाहिए। ग्राहक किसी दूसरी दुकान की ओर रुख न करे। सब कुछ बाजारवाद की नीति के अंतर्गत, उपभोग और उपभोक्ता की रुचि के अनुसार, सब कुछ समय के साथ चलने को बेलगाम। स्टॉल पर उनका नाम संध्या से बदलकर सिद्धि कर दिया था। नए जमाने में नया नाम होना चाहिए जो स्टाइलिश हो। मालिक की सलाह थी कि संध्या मंगलसूत्र पहनकर और मांग भरकर ना आए, जहाँ तक हो जींस टॉप या सलवार सूट पहनकर आए। दुकान के अंदर लिखा था, रंग, डिजाइन और वैरायटी चयन करने में सहयोग को तत्पर। ग्राहक की संतुष्टि हमारा लक्ष्य है। सिद्धि पुरुषों के रेडीमेड कपड़ों के स्टॉल पर तैनात थी। ग्राहकों का आना शुरू हो गया। सिद्धि मैम, इन्हें कपड़े दिखाइए। मालिक की आवाज ने उसे चौंका दिया। वह मुस्कान बिखेरकर कस्टमर की तरफ मुखातिब हुई। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे एक सूट खरीदना है। आप कलर व डिज़ाइन पसंद करने में मेरी मदद करेंगी? उसने फिर से मुस्कुराकर कहा, व्हाई नॉट, श्योर। वे कई वैरायटी के सूट दिखाना शुरू कर देती है। ये देखिए, ये रंग और डिज़ाइन आप पर खूब फबेगा। इसकी क्वालिटी देखिए, ये न्यू पैटर्न का सूट है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ग्राहक ने एक कोट उठाया तो उसने आदमकद शीशे की ओर इशारा करते हुए कहा, इधर आइए। ग्राहक कोट शरीर से लगाकर देखने लगा। वे अपने स्टॉल पर लौट आई। तब मालिक ने इशारा करके कहा कि वो ग्राहक की मदद करे। उसने देखा ग्राहक सूट पहनने का उपक्रम कर रहा था। वे ग्राहक के पास आकर बोली, लाइए, मैं मदद करती हूँ। वे कोट पकड़कर खड़ी हो गई। ग्राहक ने बाहें डाली। जब संध्या का सहयोग मिला तो ग्राहक ने कई कोट पहनकर देखे। शुरू शुरू में उसे इन सब कामों में बहुत अटपटा लगा था। एक ग्राहक को स्वेटर खरीदना था। उसने स्वेटर गले में डाला और बोला, मैडम हेल्प प्लीज। संध्या ने उसे स्वेटर पहनाया जैसे किसी बच्चे को पहना रही हो। इसी प्रक्रिया में संध्या के हाथ उसके शरीर को स्पर्श कर रहे थे। उसकी सांसें संध्या के नथनों में समाती जा रही थी। उस दिन संध्या ने घर आकर अर्जुन से कहा, मुझे नहीं करना ये नौकरी। मर्दों की गंदी नज़रों और गलत इरादों का सामना करना पड़ता है। अरे, तुमने 10,000 का बॉन्ड 3 साल के लिए भरा है। यदि इसके पहले नौकरी छोड़ोगी तो 10,000 बेकार चले जाएंगे। अर्जुन ने दलील दी। थोड़ा रुककर बोला, कोई बात नहीं, लौट कर नहा लिया करो, सब पाप धुल जाएंगे। संध्या खींचकर बोली, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। तेज हवा के सामने तो केवल ठूठ ही खड़े रह सकते हैं, फलदार वृक्ष नहीं। और ठूठ बनकर नहीं रहना चाहिए, घास बनकर रहना चाहिए, तो उसका अस्तित्व बच सकता है। अर्जुन उसे समझा रहा था। अर्जुन के इस तर्क ने उसे रात भर परेशान किया था। क्या पत्नी के अस्तित्व की रक्षा करना पति का कर्तव्य नहीं है? उसका ध्यान फिर से बेटू की ओर खिंच गया। पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। उसका मासूम चेहरा और बुखार से तपता बदन याद आ रहा था। किसी भी कस्टमर के बच्चे को वह देखती तो बेटे की याद दिल को मथने लगती। चाहकर भी वो घर पर फ़ोन लगाकर उसका हाल नहीं जान पा रही थी। दुकान में आते ही उसका मोबाइल काउंटर पर रखवा लिया जाता। आज उसने मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया था, बल्कि साइलेंट मोड पर रख छोड़ा था। अब तो लंच टाइम में ही देखना संभव हो सकेगा। लंच टाइम भी पता नहीं कब मिल पाएगा। जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती, लंच टाइम देर से होता। उसमें भी जल्दी से लंच फिनिश करके आना होता। वे बीए ही कर पाई थी कि उसकी शादी हो गई। फिर घर गृहस्थी में ऐसी रमी कि आगे पढ़ने का मंसूबा धरा रह गया। वह बिना झिझक थ्रो आउट इंग्लिश बोलती थी। इसी हुनर की वजह से उसे ये नौकरी मिल गई थी। वह ग्राहक देखकर भाषा के अनुप्रयोग करती थी। कोट वाले ग्राहक ने और सूट देखना चाहे, संध्या को खींच आ रही थी। वह चाहती थी
कि यह ग्राहक जल्दी निपटे और वह लंच टाइम में मोबाइल देख ले। अभी वह उस ग्राहक को ही निपटा पाई थी कि ग्राहकों की भीड़ आ गई। सहालग का टाइम था। ये कुछ अवसर दुकान वालों के लिए सीजन होते हैं जिनमें मुनाफा होता है। इन दिनों में दुकान वालों की भूख प्यास सब गायब हो जाती है। कमीशन रखकर और कई तरह की लुभावनी स्कीम रखकर कस्टमर का ध्यान आकर्षित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते ये लोग। दुकानदारों में गला काट आपसी स्पर्धा समाई रहती है। जैसे तैसे संध्या को लंच टाइम मिला। सबसे पहले उसने पर्स में से मोबाइल निकालकर चेक किया। उसमें घर के 4 मिस कॉल पड़े थे। उसने जल्दी से घर फ़ोन लगाया। उसके हाथ कांप रहे थे। सर्दी में भी उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसे पता चला कि बेटे को तेज़ बुखार है। वो लगातार उसे याद कर रहा है। ज़्यादा रोने से उसे उल्टी भी हो गई। हो सके तो वो आधी छुट्टी लेकर आ जाए। संध्या ने खाना भी नहीं खाया और अपने मालिक सुधाकर जी के पास आकर बोली, सर मुझे छुट्टी चाहिए, बेटा बहुत बीमार है। स्टॉल में दूसरी लड़की रानी से भी उसने बात कर ली कि वह उसका स्टॉल देख लेगी। रानी का नाम भी स्टॉल में प्रिंसी था। सुधाकर जी ने बेरुखी से कहा, अभी सारक की भीड़ है। इस भीड़ का हम साल भर इंतजार करते हैं। तुम पहले भी काफ़ी छुट्टी ले चुकी हो। तुम्हारे यहाँ रोज कोई ना कोई बीमार बना रहता है। संध्या झल्लाकर स्टॉल पर आ गई। इन लोगों ने काम करने वाला रोबोट समझ रखा है, जिनकी भावनाओं और इच्छाओं का कोई मोल नहीं है। बस उत्पाद बेचना है। ये तुम्हारी कला है, हुनर है। जैसे भी हो माल बेचना है। ध्यान रहे कोई ग्राहक खाली हाथ वापस नहीं जाए। ये वाक्य हमेशा मस्तिष्क में कौंधता रहता। ग्राहक के आते ही उसने बनावटी मुस्कुराहट से उसका स्वागत किया। ग्राहक को इनर और लोअर चाहिए थे। इनर का ऊपरी हिस्सा पहनकर जब ग्राहक ने दिखाया तो उसने अपनी स्वीकृति दे दी कि ये रंग ठीक है। ट्रायल रूम में वह लोअर पहनने गया। लौटकर उस ग्राहक ने उससे पूछा, कैसा लग रहा है? उसने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, कलर फब रहा है। हाँ, क्वालिटी भी अच्छी है। इनर तो आपने पहले देख लिया था, लोअर के बारे में बताइए। उसने कहा, ब्यूटीफुल। घुटनों के नीचे की फिटिंग सही है? जी एकदम बढ़िया। घुटनों के ऊपर? वे थोड़ा सकुचाई, फिर बोली, वहाँ भी ठीक है। और कमर के नीचे? कहते हुए वह भेदने वाली निगाहों से देखने लगा। उसकी बातों और इशारों का अर्थ समझकर संध्या अपना आपा खो रही थी। संध्या ने आकर सुधाकर से कहा कि वह उस ग्राहक को अटेंड नहीं कर पाएगी। वह उससे अभद्रता कर रहा है। सुधाकर ने देखा वह ग्राहक उनका परमानेंट कस्टमर है। इसने ही उनके कई ग्राहक बनवाए हैं। सुधाकर उस ग्राहक के करीब आया और कहा, आप क्या खरीदना चाहते हैं? आइए मैं आपकी मदद करूं। अरे आप नहीं, अपनी अटेंडर को भेजो, उसकी कलर चॉइस अच्छी है। सुधाकर इस ग्राहक को नाराज नहीं करना चाहते थे। वे हर माह 8-10 हज़ार की खरीदारी उनकी दुकान से करता था। वह मॉल के मालिक का रिश्तेदार भी था। सुधाकर ने संध्या के पास आकर कहा, सिद्धि, उस ग्राहक को अटेंड कर लो। संध्या चौंक गई। वे सोच रही थी कि सुधाकर जी को पूरी स्थिति पता है, फिर भी ये दबाव डाल रहे हैं। क्या मेरी इज्जत इनकी दुकान की इज्जत नहीं है? मेरी जगह इनकी बेटी होती तो क्या ये ऐसा सहन कर लेते? वह बेमन से उस ग्राहक के पास आई। उसकी फरमाइश पर वह उसे स्वेटर दिखाने लगी। एक स्वेटर उसने पहनकर देखा, फिर उसे उतारने की कोशिश करने लगा। संध्या उसकी मदद करने लगी। अचानक संध्या को अपने अंगों पर उसका स्पर्श महसूस हुआ। संध्या को जैसे करंट लगा हो। उसने आव देखा ना ताव। एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। वह गुस्से में बोली, आपको लगता है हम यहाँ सब कुछ दांव पर लगाकर बैठी हैं? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? कहा तो कुछ नहीं, पर गलत किया है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं। दोनों की बहस सुनकर सुधाकर पास आ गया। बिना कुछ माजरा जाने वे संध्या से बोला, सिद्धि, साहब को कुछ और माल दिखाओ।
संध्या का दिमाग वैसे भी बेकाबू हो रहा था। बेटे का बीमार चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। उसके मन में द्वंद्व चलने लगा। ये सब मैं किस लिए कर रही हूँ? अपने घर, अपने परिवार और विशेषकर अपने बच्चे के लिए। जब बच्चे की परेशानी में वो उसके साथ नहीं रह पाएगी तो ऐसी कमाई किस काम की? उसका क्रोध उफन पड़ा। सर, मैं आपको पहले भी सूचित कर चुकी हूँ कि पुरुष कस्टमर किस तरह से हम महिला अटेंडर के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं। आपने ध्यान नहीं दिया। आज तो सारी हदें पार हो गई। यह मेरा अपमान है, मेरे अस्तित्व का सवाल है, नारी जाति के गौरव का अपमान है। अभी तक तो अन्य लोगों की छोटी मोटी हरकतें हुई थीं, पर आज जो इन्होंने किया है उससे मर्यादा की सारी सीमाएं पार हो गईं। आप लोग हम लोगों की इज्जत आबरू की रक्षा नहीं कर सकते तो उसके साथ खिलवाड़ तो मत होने दीजिए। अब तक कई लोग वहां जमा हो चुके थे। संध्या के मन को ठंडक मिल रही थी। उसने अपना बैग उठाया और बोली, संभालिए अपना राजकाज, मैं जा रही हूँ। और हाँ, मेरे बॉन्ड के रुपए डकारने की कोशिश मत करना। कहकर वे आवेश में शॉप से बाहर निकल गई। लेकिन कहाँ निकल गई? उसे लगा कि दुनिया में कोई जगह निरापद नहीं है। नौकरी तो कहीं ना कहीं करनी ही होगी और बिना पैसे के बेटे का इलाज भी नहीं हो सकता। वे घर के लिए रवाना हो चुकी थी। वह असमंजस में थी। जा रही थी आगे, मन भाग रहा था पीछे। उसे बच्चे के डायपर नजर आने लगे। उसके दूध का डिब्बा आंखों के आगे घूमने लगा। कैसे होगी अब इनकी व्यवस्था? तेज हवा का रुख जब होता है तो अच्छे अच्छे उखड़ जाते हैं। वह चलती जा रही थी, सोचती हुई कि मैं कह दूंगी अर्जुन से कि अपने अस्तित्व को खोकर मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। सब कुछ सहन करने का ठेका मैंने थोड़े ही ले रखा है। तुम्हारा भी तो धर्म है मेरे अस्तित्व की रक्षा करना। इसी उधेड़ बुन में वे बस में जा बैठी। बस में भी उसके मन में संघर्ष चलता रहा। इन लोगों ने स्त्री का चेहरा, चाल और चरित्र तीनों बदल दिए। स्त्री की छवि को तोड़ दिया है। चीजों को बेचने के लिए स्त्री की सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या स्त्री का काम सिर्फ पुरुषों को आकर्षित करना है? क्या महिलाएं सिर्फ मौज मस्ती का साधन है? बाजार बहुराष्ट्रीय निगमों और पूंजीवाद ने स्त्री की गोपनीयता को उघाड़कर बेपर्दा कर दिया है। स्त्री को उपमानों की कैद से निकालकर कई रूपों में उपस्थित कर दिया है। वह हर वक्त हर जगह है। व्यवसाय तक में भी तो स्त्री चाहिए। सिर्फ सुंदर स्त्री, कमेरी स्त्री, आजाद स्त्री, ऐसी सुंदर और स्वतंत्र स्त्री जो राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का माल, ब्रांड और उपभोक्ता सामग्री बेच सके, मालिकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा कर दे सके। उसे कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं। सब और वे ही दिख रही हैं, चाहे उत्पाद मर्दों के लिए हो, स्त्री के लिए या बच्चों के लिए। उनका होना जरूरी है। वे अपनी अदा, अपनी देह दिखाने का, सबको रिझाने का ले रही हैं मेहनताना। उसने आंखें बंद कर अपना सिर सीट के पिछले हिस्से से टिका लिया। अंदर के तूफान को जज्ब कर आने वाले तूफान के लिए खुद को तैयार करने लगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।